हेलो, कैसे हो तुम लोग? वापस आ गया मैं। ऑल राइट, चलो आज करते हैं हम लोग नया टॉपिक। वो है वर्क पावर एनर्जी। और अभी तक आपने सारे फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियोस देख लिए होंगे। अगर उनमें कोई डाउट है तो मेरे को भेज दो। अगर डाउट नहीं है तो सब चंगा सी, फिर क्या किस बात की लोड़ है। मज़े में आराम से एकदम पढ़ाई करो। ये वाला वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और अगर ये वीडियो थोड़ा धीरे चल रहा है तो उसको स्पीड पे बढ़ा के एकदम देख लो। राइट, क्लियर है ना? चलो पहले अपना अपन लोग कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, वर्क पावर एनर्जी पे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं तो फिर भी आप देख लो एक बार, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो अपन लोग का फंडा क्या है वर्क में। वर्क अगर मैं बोलूँ आपको व्हाट इज वर्क, यू विल बी लाइक कि अभी तो पढ़ रखा है। तो वर्क इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फोर्स is equal to the product of force and the displacement of the point of application of the force in the direction of the force। क्या घटिया डेफिनेशन है ये, थोड़ा और अच्छे समझते हैं। वर्क क्या है बेसिकली? इफ आई से व्हाट इज वर्क, वर्क इज, अरे भाई क्या हो गया, वर्क इज फोर्स multiplied by displacement in the direction of force। फिजिक्स की लैंग्वेज में फिजिक्स बोलते हैं कि अगर आपको वर्क डन चाहिए ना, तो आप ऐसा करो, फोर्स लगाओ। और अगर आपके डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन आप फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो जा रहा है तो वर्क डन हो जाएगा। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर एक बात बताओ, ये जो बॉडी है इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके रोप बांध के ऐसे करके खींचना चालू कर दिया, है ना? और मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ अभी एक एंगल पे। और इस एंगल पे फोर्स लगाने के बाद ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना? इस डायरेक्शन में जा रहा है। कैन आई से दैट दिस इज एक्स डायरेक्शन? तो उसने बोला आई एम नॉट अप्लाइंग फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, ये कुछ एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके मैं। और माई ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। सो अभी आपने बोला कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ आई एम अप्लाइंग फोर्स बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट हैपनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो वर्क डन नहीं होगा। बात वैलिड है बच्चे की भी। बच्चा बोल रहा है कि सर मैं तो फोर्स इधर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए। करेक्ट है ना? अभी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है तो सर वर्क डन नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्क डन हो रहा है। क्यों वर्क डन हो रहा है? क्योंकि जब आप ऐसा फोर्स लगाते हो यहाँ पे किसी एंगल पे, तो कंप्लीट फोर्स ना तो एक्स में लग पा रहा है ना वाई में लग पा रहा है। समझ में आ रही है बात? वेक्टर्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ऐसे करके फोर्स लगाओगे तो कैन आई से दैट सम पार्ट ऑफ दिस फोर्स इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड सम पार्ट ऑफ दैट फोर्स इज एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। द पार्ट विच इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन इज डूइंग द वर्क डन। समझ में आ रही है बात? The part which is acting in x direction is doing the work done. For example, इसको थोड़ा लिख के देख लेते हैं। Let's say this force is here. इसका मैं बोलूँ कि कुछ पार्ट इस फोर्स का, some part of this force is acting in x direction. We call that force as fx. And some part of this force is acting in y direction. Let's call this force as fy. Now, what is the displacement in x direction? We call that s. So, what would be the work done? It is going to become fx dot s. Clear? समझ में आ रही? सर ये डॉट क्यों बोल रहे हो आप, इसको मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं बोल रहे? बच्चे क्या होता है कि वर्क डन जो होता है फिजिक्स में वो स्केलर क्वांटिटी है। ई के है उंदा सी, स्केलर क्वांटिटी के उंदा सी सर। स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी। अब पढ़ रखा है ना आपने तो, अरे आप तो इंटेलिजेंट लोग हो। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी इज विच रिक्वायर्स, जल्दी बोलो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। स्केलर क्वांटिटी इज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इट। दुकान पे जाके बोलते हो शुगर लेने के टाइम पे कि शुगर मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन में दो, है ना? ऐसा बोलते हो 2 किलोग्राम शुगर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं होता। यू जस्ट से दैट कि गिव मी शुगर, है ना? ऐसा होता है कि you always tell displacement में you have to tell the direction, but distance में you need not to tell the direction। distance scalar है, displacement वेक्टर है। इसी तरीके से हमारा वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली वर्क क्या है? एनर्जी, है ना? वर्क डन क्या होता है हमारा? एनर्जी। एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में, तो एनर्जी क्या है? स्केलर। तो वर्क भी हमारा क्या हो गया? स्केलर। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का जब स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको लिखा जाता है ए डॉट बी। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। करेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बी कॉस थीटा हियर? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ज्यादा हो गया, चलो छोड़ो, यहाँ पे आते हैं। सर यहाँ पे जो एफ डॉट एस आपने लगा के रखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? एफ
एस कॉस थीटा। करेक्ट सर। थीटा क्या है यहाँ पे बच्चे? थीटा यहाँ पे सिंपल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसमें? बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंगल किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। सर यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, यहाँ पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो व्हाट इज द एंगल हियर? एंगल इज जीरो। सो एंगल इज जीरो तो कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1, सो एफ एस हो गया हमारा वर्क डन। समझ में आ रही है बात? पक्का 100%? ऑलराइट, सो दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज आवर वर्क डन? आवर वर्क डन इज एफ डॉट एस। एफ डॉट एस को क्या लिख सकते हैं? एफ एस कॉस थीटा। सर एफ क्या होता है यहाँ पे? एफ होता है फोर्स। एस क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? क्लियर है? या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन निकल आएगा। क्लियर है? अच्छा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे अपन लोग क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब अभी अगर आप ये अभी देख रहे हो तो ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं, आपको बस उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आना है। देखो नॉलेज वगैरह सब अच्छी चीज़ है ना, बिल्कुल प्रो नॉलेज ऑलवेज, लेकिन एग्जाम के टाइम पे यू हैव टू लर्न स्पेसिफिक व्हाट इज गोइंग टू कम इन एग्जाम एंड स्कोर मार्क्स। And for the love of physics and all other things, you need not to do these cruel things day before exam. You need to learn properly, but for that you need to study before exam. अभी क्या है यहाँ पे? एफ एस कॉस थीटा चल रहा है। क्लियर है? फिर हमसे कोई बोलते हैं सर कंडीशंस ऑफ द वर्क डन टू बी जीरो। ऐसा हो सकता है कि वर्क डन जीरो हो? बिल्कुल हो सकता है सर। सर वर्क डन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है सर? एफ एस कॉस थीटा। सर ऐसा हो सकता है सर फोर्स जीरो हो जाए, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, तो सर वर्क डन नहीं होगा, है ना? तो वर्क डन विल बी जीरो। सर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन आल्सो वर्क डन विल बी जीरो। लेट्स से आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल। अब वॉल कहाँ जाएगी? वॉल तो कहीं नहीं जाने वाली ना, मैं कितना ही फोर्स लगा लूँ उस पर। क्लियर है ना? तो वर्क डन अपना जीरो हो गया। सर व्हाट इफ द थीटा इज 90, देन आल्सो वर्क डन विल बी जीरो। एक सेकेंड सर, थीटा 90 का मतलब क्या होगा बच्चे? थीटा 90 का मतलब हो गया कि आप लगा रहे हो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, इवन दो दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, फिजिक्स बोलता है आपने काम नहीं किया। क्लियर है ना? फिजिक्स बोल रहा है आपने काम नहीं किया, यू डिड नॉट डू एनी वर्क डन। अब आप बोलोगे सर वर्क डन क्यों नहीं किया सर मैंने? ये तो गलत बात है सर, है ना? वर्क डन किया है, 90 एंगल है यहाँ पे। वैसे वर्क डन करने के लिए यू हैव टू स्पेंड सम एनर्जी। अभी फिजिक्स क्या बोल रहा है यहाँ पे? फिजिक्स बोल रहा है ना आप कोई एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे। आप बोलोगे एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ मैं, तो फिजिक्स बोल रहा है नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी इज जीरो बिकॉज यू आर नीदर टेकिंग इट अप और नीदर it is going down. So the net force in the upward direction is F. Sorry, upward direction the force is F. Downward direction force is mg. तो since equal and opposite you are applying only mg, तो cancel हो गया सारा। करेक्ट? तो साइंस बोल रहे कि भाई कोई वर्क डन नहीं किया आपने। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर कैरिंग अ बैग। अब बैग कैरी कर रहे हो, जो बैग का वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड्स, है ना? So what is the work done by you? Work done by you is going to become Fs cos 90. सर cos 90 हो गया जीरो, तो वर्क डन भी हो गया हमारा जीरो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो एक चीज हमने पढ़ ली अभी, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन सिंपल तरीके से पढ़ लिया हमने। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सर लेकिन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट आपने बताया नहीं बच्चे, हमने बताया एफ डॉट एस। एफ डॉट एस क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा। एफ पता है, एस पता है, कॉस थीटा पता है, बढ़िया। थीटा पर लोग को पता चल गया। एफ अगर जीरो हो गया, एस जीरो हो गया, थीटा 90 हो गया, तो वर्क डन जीरो हो सकता है। क्लियर है? फिर किसी ने पूछा सर वर्क डन ऐसा भी तो हो जाए मैक्सिमम हो जाए, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्क डन मैक्सिमम हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है वर्क डन मैक्सिमम हो, है ना? वर्क डन मैक्सिमम कब हो सकता है? जब थीटा जीरो हो, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए? बोलो। If you are applying force in x direction and the displacement is also happening in the x direction, then what will I call it? I call it maximum work done. This is force and displacement is also happening in the same direction. Work done is going to become Fs cos theta. Theta is zero. Work done is going to become zero.
ठीक है, ऑल राइट, ये तो हो गई सब प्यारी बातें। फिर किसी ने बोला कि वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यहाँ फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कभी वो गेम खेला है जिसमें वो टग ऑफ वॉर्स में जो लूजिंग टीम होती है नेगेटिव वर्क डन कर रही है ना? वो फोर्स किधर लगा रहे थे सारे के सारे? वो फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, है ना? और तुम इधर फोर्स लगा रहे थे, तुम्हारा फोर्स F1, उनका फोर्स F2। नाउ दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, बट दे आर अप्लाइंग ऑपोजिट फोर्स, so work done by them will be negative. Clear it? So whenever the theta is 180, what would be the work done? It is going to become fs cos 180 and it is going to become fs cos 180 कितना होता है बच्चों? -1 and it is going to become minus work done. समझ में आ रही है बात? पहले फोर्स इधर लग रहा था, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा था, वर्क डन पॉजिटिव। अब फोर्स इधर लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है? वी लर्नड ऑल दिस, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जाना कहीं मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना? तो ये तो तुमने सब सीख लिया, लेकिन कभी भी तुमसे कोई पूछे कि वर्क डन क्या होता है, तो हमेशा ये पूछना वर्क डन बाई होम। आप अब पूछोगे सर ये क्या बात है, वर्क डन बाई होम का क्या मतलब है ना? बच्चे वर्क डन बाई होम बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन कौन कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वर्क डन जीरो हो पाएगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ कि आपने लगाया एक फोर्स, ठीक है, आपने लगाया फोर्स और इस बॉडी को आप ले गए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ठीक है, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे ले गए। सर कितना मूव किया बच्चे? इसको बोल देते हैं, चलो ठीक है, हमने इसको मूव किया 10 मीटर, ऑल राइट, और फोर्स हम लगा रहे हैं यहाँ पे 5 न्यूटन। क्लियर है? अच्छा, सो व्हाट वुड बी द वर्क डन? सर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय मी, सिंस आई एम अप्लाइंग फोर्स, is going to become force multiplied by displacement multiplied by cos theta, है ना? ये देखो क्रॉस नहीं है बच्चे, ये बस मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे 5, ये कितना हो गया 10, cos 0 कितना हो गया 1, cos 0 बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो 50 न्यूटन मीटर, ये हो गया आपका वर्क डन। अब मैं पूछूं कि वर्क डन, अब फिर से आपने 5 न्यूटन यहाँ से फोर्स लगाना चालू कर दिया और फिर से इसको लेके आ गए यहाँ पे, तो आप बोलोगे वर्क डन ले जाने में वापस कितने हुआ? वर्क डन ले जाने में वापस कितना होगा बच्चे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। इस टाइम आप किधर फोर्स लगा रहे थे? सर इस डायरेक्शन में। वर्क डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था? वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था। सो कितना हो गया 5 इंटू 10, एंगल कितना है? अभी भी एंगल 0, कॉस 0 कितना होता है 1, ये हो गया 50 न्यूटन मीटर। क्लियर? 50 न्यूटन मीटर समझ रहे हो ना? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। न्यूटन मीटर होगी हमारी यूनिट। क्लियर है? सर अरे वर्क की यूनिट तो जूल होती है बच्चे, इसी 1 न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। क्लियर है? ऑल राइट, अच्छा फिर क्या हो गया? देखो यहाँ पे व्हाट इज द टोटल वर्क डन नाउ, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, सो व्हाट इज द वर्क डन बाय अस? टोटल वर्क डन बाय, नेट वर्क डन बाय अस बिकेम 0, करेक्ट, बाय अस। नाउ देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इमेजिन करो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, राइट, यस और नो? अगर मैं बोलूं व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय यू, यू विल बी लाइक सर सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, टोटल वर्क डन बाय मी विल बी 0, है ना, बिकॉज टोटल वर्क डन मेरे द्वारा 0 हो गया। सोचो अभी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, अब मुझे बताओ फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? इफ आई राइट वर्क डन by friction, you'll be like sir force of friction multiplied by displacement। बच्चे फ्रिक्शन लग रहा था पीछे वाली डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था आगे वाली डायरेक्शन में, what is the angle we are having? cos 180, तो कितना हो गया -10f हो गया, yes or no? -10f न्यूटन मीटर when it went from A to B। क्लियर है? अब what would be the work done by friction when it is going to move? What would be the work done by friction when it is going to move again from B to A? It would be, the friction will be acting again in the backward direction बच्चे यहाँ पे,
फ्रिक्शन विल अगेन एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट? यस और नो? आप पहले ए से बी तक लेके गए, अभी आप दोबारा से बी से ए तक लेके आ रहे हो, तो अगेन फ्रिक्शन इज स्टिल एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट? If it is acting in the opposite direction, what would be the work done by friction again? Work done by friction would be minus 10F Newton meter again. What is the total work done? Minus 10F minus 10F minus 20F. किधर जीरो हुआ? कहीं जीरो नहीं हुआ. फिर क्या? फिर आप लोगों ने बोला था अभी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क डन इज जीरो. अभी तो ये ए से बी तक गया, दोबारा से बी से ए आ गया. And still, if you're going to add both work done, it is going to become minus 10F minus 10F, isn't it? तो वर्क डन जीरो कहाँ होगा? फिर आती है बात समझने की, ठीक है? यहाँ पे समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. बच्चे दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक तो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब आप बोलोगे ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जिनमें क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाता है, जिनमें क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाता है. मतलब अभी जैसे फ्रिक्शन में जीरो नहीं हुआ, राइट? अगर आप ए से बी पे गए, बी से दोबारा से ए पे आ गए, तभी वर्क डन कितना हुआ? जीरो हो गया क्या? नहीं हुआ. तो वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो. आपने ये याद रखना है. समझ में आ गई बात? वर्क डन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज्ड पाथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड पाथ? ए से गए बी पे और फिर से बी से आए ए पे, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ. तो वर्क डन इज जीरो फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. For conservative forces. For non-conservative forces, it is not zero. A to B पे जाओ, okay? B से दोबारा से A पे आओ, non-conservative force है अगर, तो work done is not zero. Work done is not zero. लेकिन सर मुझे कैसे पता लगेगा वर्क डन कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है और कौन सा कंजर्वेटिव है? अभी के लिए 10th क्लास के लिए आप इतना याद रखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस are gravitational forces. Gravitational field force like weight is a conservative force. ठीक है? Gravitational forces. Then, sir, electrical forces or electric field forces will be a good word. ठीक है? Electric field force पढ़ोगे आप आगे जाके. और तीसरे कौन से? Spring force. क्लियर है? कौन कौन से फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और फिर स्प्रिंग फोर्स. दे आर गोइंग टू बी योर कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्लियर है? इनका वर्क डन जीरो हो जाएगा. मतलब अगर आप एक बॉडी को यहां से लेके यहां पे ऊपर तक जाओगे, फिर उसको ऊपर से नीचे लेके आओगे, व्हाट इज द टोटल वर्क डन? जीरो. पक्का करके दिखा दूंगा मैं, सही बता रहा हूं मैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस, द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी में जाने में, बी टू ए से आने में जीरो हो जाएगा. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ए टू बी जाओगे, बी टू ए आओगे, वर्क डन जीरो नहीं होगा. कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अभी तो एक पढ़ा था जिसका नाम था फ्रिक्शन. दूसरा विस्कस फोर्सेस हो गए. तीसरे रेसिस्टिव फोर्सेस हो गए किसी तरीके के, इनको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. इतना याद हो गया? पक्का? भूलोगे नहीं तुम लोग? 100% पक्का ना? अच्छा दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अच्छा ये इसको इग्नोर मारो थोड़ा सा, है ना? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी करेंगे, बट अभी वर्क डन का क्या पढ़ा है मैंने? देखो वर्क डन पढ़ा है एफ डॉट एस कॉस थीटा. क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या बताया? जीरो कब हो सकता है वर्क डन? वर्क डन इज जीरो इफ थीटा कितना है? 90 हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, या फिर फोर्स जीरो हो गया. क्लियर है? दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, इवन दो इन द क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द वर्क डन विल नॉट बी जीरो. क्लियर है? अच्छा और क्या पढ़ा अपन लोग ने? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. और क्या पढ़ा अपन लोग ने? दो तरह के फोर्सेस पढ़े, एक होते हैं कंजर्वेटिव और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव कौन कौन से होते हैं? जल्दी बोलो. ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस और स्प्रिंग फोर्सेस. इनका अगर क्लोज पाथ में वर्क डन निकालोगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा. पक्का ना? दूसरे कौन कौन से फोर्सेस है हमारे पास? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिनको बोलेंगे रेसिस्टिव फोर्सेस या फिर फ्रिक्शन फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस. विस्कस फोर्स समझ रहे हो ना, जो फ्लूइड में लगता है. फ्लूइड फ्लोज, विस्कोसिटी इज देयर. नहीं याद नहीं आ रहा कुछ? चलो ठीक है, अगले क्लास में पढ़ लेना. व्हाट हैपेंस इज, जैसे आप विच वन इज
गाढ़ा समझते हो ना. Which fluid is more viscous, honey or water? So obviously answer will be honey. Sir, honey is more viscous, है ना. तो that is also what kind of force? Non-conservative force. Clear? वर्क डन हो गया स्केलर क्वांटिटी. अच्छा यूनिट की बात कर लेते हैं. सर यूनिट कौन सी थी वर्क की? बच्चे वर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर. सर ये कोई बात नहीं है, इसकी यूनिट होती है जूल भी. हाँ सर ये हो गया सही, करेक्ट. इसको जाउल मत पढ़ देना, बता रहा हूँ मैं, ये जूल ही है अपना, ठीक है. सो 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल. अच्छा और क्या होता है बच्चे? एक इसके अगर हम सीजीएस यूनिट में निकालें, सीजीएस यूनिट कितनी हो जाएगी? सर न्यूटन क्या होता है, जल्दी बोलो, न्यूटन क्या होता है? डाइन. और ये मीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर. सो सीजीएस में यूनिट हो जाएगी तुम्हारी डाइन सेंटीमीटर. पक्का ना? अरे 100%. ये सुनो, बढ़िया. फिर क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा? 1 जूल में और अर्ग में. इसको हम अर्ग भी बोलते हैं ना, 10⁻⁷. याद कर लोगे. अब ऐसा मत सोचना कि सर क्या बता दिया, अर्ग क्या होता है. अर्ग कुछ नहीं होता, 1 डाइन सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं, है ना. कोई पूछे कि कहाँ से आ गया ये 10⁻⁷. 10⁻⁷ यहीं से है. डाइन सेंटीमीटर लिखोगे, डाइन कितना हो जाएगा? 10⁵. और मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. 100 मतलब 10⁻². तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ अर्ग. क्लियर है? 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग. अच्छा तो कुल मिला के अभी तक हमने वर्क डन पढ़ लिया. वर्क डन बाई हूम? वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स समझ रहे हो ना? कौन सा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट मतलब फोर्स इज नॉट चेंजिंग. एंड वी लर्नड वन फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा. बट यहाँ पे अगर फोर्स चेंज होने लग जाए तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बात कर रहे हो सर? फोर्स चेंज होने लग जाएगा तो भी वर्क डन निकालना पड़ेगा हमको? हाँ मतलब ऐसा सिलेबस में है या नहीं, लेकिन मैंने ना एक बुक में डायग्राम देखा था आपकी 10th क्लास में. अब सिंस इट इज इन 10th क्लास तो मैं बता ही देता हूँ, है ना. मैंने की जा रहा है, अपन लोग तो पढ़ाना है. अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो 11th की क्लास में आ जाना, है ना. मेंस के बैचेस चल रहे हैं, उधर आ जाना, वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे. लेकिन यहाँ पे क्या है? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स है. वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स को आपका निकालने के लिए आपको अभी आपके सिलेबस में दिया हुआ है एरिया अंडर ग्राफ आपको निकालना है. एरिया अंडर ग्राफ. जब आप 12th में आओगे, 11th में आओगे तो आपको पता चलेगा दिस इज द फॉर्मूला इज एक्चुअली इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस. ठीक है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस. अभी इंटीग्रेशन को मारो गोली, इसको अपन लोग अभी बिल्कुल यहाँ से हटा ही देते हैं. आप लोग टेंशन में आ जाओगे वरना क्या मामला है, छोड़ो अभी इसको. ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ. जैसे कोई बोलता है कि एक फोर्स है जो चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट है उसका कुछ, तो ऑब्वियसली देयर इज अ फोर्स ऐसे करके, एंड दिस फोर्स इज चेंजिंग. देखो ये तो हो गया कांस्टेंट फोर्स. सर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था और यहाँ से ऐसे करके 10 न्यूटन फोर्स लगता रहा एंड इट ड्रैग दिस बॉडी अप टू 5 मीटर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज द एरिया कवर्ड इन दिस अंडर दिस ग्राफ बच्चे? जल्दी बताओ. सर force is 10 Newton and the displacement is 5. So force multiplied by displacement in the direction of force कितना हो गया? 50 joule. But what if the force is changing? Force is changing like this, right? अभी क्या हो? देखो यहाँ पे force कितना था? जल्दी बताओ. यहाँ पे ये force है, ये displacement है. यहाँ पे force कितना है? 2 Newton. यहाँ पे force थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ पे 4 Newton हो गया. यहाँ पे थोड़ा और बढ़ गया, यहाँ पे कितना हो गया? 6 Newton हो गया. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ हो गया, लेट्स से 3 मीटर. अभी आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन, तो आप क्या करोगे? एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लोगे. क्लियर? सर एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालोगे बच्चे? क्या शेप दिख रही है एरिया के अंदर? सर ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया बता दो. व्हाट इज द ट्रायंगल एरिया? वर्क डन हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3. हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की? जल्दी बताओ कितनी होगी? 6. तो ये हो गया 2 3 6, ये हो गया 9 जूल इज द वर्क डन. क्लियर है? समझ में आ गया? सो अभी हमने वर्क डन की डेफिनेशन और वर्क डन की यूनिट और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स समझ लिया. पक्का ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज वर्क डन राइट नाउ, तो आप मेरे को बता दोगे वर्क डन क्या होता है? क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा. अभी वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. और 2-3 बातें आपको समझ लेनी है कि क्लोज्ड पाथ में किसका वर्क डन जीरो नहीं होगा? करेक्ट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होगा. कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाएगा. कंजर्वेटिव फोर्स है कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस
और स्प्रिंग फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं, जल्दी बोलो। विस्कस फोर्सेस हो गए, रेसिस्टेंस हो गए, कोई भी रेसिस्टिव फोर्सेस हो गए, या फिर फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। कोई पूछे कि वर्क डन जीरो कब होता है, पता है आपको वर्क डन कंडीशन जीरो कब होती है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है ये भी आपको पता है, क्लियर है। अच्छा, वर्क डन की यूनिट हो गई, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, डॉट प्रोडक्ट पे ध्यान मत दो, अगले साल पढ़ लेना। ऑलराइट, ये वाई आई एम कीपिंग दिस सिंपल, क्योंकि ये शॉर्ट है, ठीक है। ऐसा डिटेल्ड में अभी कुछ मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ। स्टिल आई थॉट, देखो यार कितना भी मैं शॉर्ट करूँ ना, थोड़ा बहुत इधर उधर से मन करता है पढ़ाने को ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर निकल गया होगा। आप लोग ये पढ़ो आराम से, और अगले में मिलते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस इसके वर्क के पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन लोग एनर्जी के क्वेश्चन करेंगे, फिर पावर के क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या बचा है मशीन्स वगैरह उनके क्वेश्चन करेंगे, और फिर तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलो, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, बाय बाय।